तो भाई पिछली वीडियो में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो वो है था डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक है, तो गॉस थ्योरम अपने लोग अब खत्म करने जा रहे हैं, एंड पे आ रहे हैं बस उसके अब। तो गॉस थ्योरम की जो बेसिकली एप्लीकेशंस हैं वो रह गई हैं। कूलम्स लॉ की एप्लीकेशन क्या थी? सो कूलम्स लॉ की बेसिक नीड क्या थी? वो पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को पता कर सकता था बस। चार्जेस एट रेस्ट के विद इन अगर फोर्सेस लग रहे हैं तो उसको अपने लोग कूलम्स लॉ के विद रिस्पेक्ट या कूलम्स लॉ की हेल्प से आप निकाल सकते थे। चार्जेस अगर मोशन में है तो आप उन दो चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को कूलम लॉ से नहीं निकाल सकते, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अब बल्कि पीसेस, बड़े पीसेस, उस पर चार्ज है, वो चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो वहां पर कूलम लॉ फेल हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर कौन हेल्प करता है? वहां पर हेल्प करता है आपकी गॉस थ्योरम। तो आज कुछ बल्कि पीसेस लेंगे। ठीक है, एक एक करके अपने लोग चार एप्लीकेशंस करेंगे। एक लाइन चार्ज, एक शीट, फिर स्फीयर, फिर सिलेंडर। ठीक है, तो शेल। ठीक है, तो इन सब के लिए अपने लोग क्या करेंगे अभी? एप्लीकेशंस दैट इज डिराइव करेंगे, ये पर्टिकुलर्स चीजें क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी कितनी प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले अपने लोग लेके चलते हैं एक लाइन चार्ज को। ठीक है, लाइन चार्ज बोले तो एक रॉड टाइप कंसिडर कर ली जाए। एक रॉड, एक वायर टाइप एक चीज मैंने कंसिडर कर ली, और मैंने मान लिया कि इसके पास क्या है? पॉजिटिव का चार्ज है। ठीक, अब गॉस कहता है भाई जहां पर भी चार्ज है उसको तो आप इनक्लोज कर दो, पहले मेरे गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो कोई भी चार्ज है, ठीक है, ताकि गॉस क्या पता कर सके? उसका फ्लक्स पता कर सके। ठीक है, अब आपको एक लेंथ दिख रही होगी, यहाँ पर एक वायर दिख रही है जिसकी कोई समथिंग एक लेंथ होगी, उस लेंथ के अक्रॉस चार्ज को क्या करा गया है? डिस्ट्रीब्यूट करा गया। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन के भी कुछ टाइप्स होते हैं। तो चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के मैं टाइप्स आपको पहले बता दूं, वो होते हैं तीन तरह। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है लेंथ वाइज, एरिया वाइज और वॉल्यूम वाइज। ठीक है, तो लेंथ वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको कहते हैं अपने अपने लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी। कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, जिसको डिनोट करा जाता है लैम्डा के साथ, जो लेंथ वाइज होता है। तो टोटल चार्ज जितना भी है क्यू लिया और उसको डिवाइड कर दिया किसके साथ? उसकी जो भी आपने लेंथ मानी हुई है, एल। ठीक है, वो तो हो गया लीनियर चार्ज डेंसिटी जो अपने लोग इसमें मानेंगे अभी। फिर होता है एरिया वाइज। तो एरिया वाइज जो भी आपका चार्ज लिया जाता है उसकी डेंसिटी को नाम दिया जाता है सिग्मा। उसको कहा कहा जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा लिया तो फॉर्मूला क्या बन जाता है? टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, जो भी आप एरिया कंसिडर करते हो उसका। ठीक है, फिर होती है वॉल्यूम के टर्म्स में, किसी चीज में आपका चार्ज भरा हुआ है तो उसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम V विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये तीन टाइप की जो चार्ज डेंसिटीज हैं इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे लेंथ वाइज आपका चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है इस लाइन चार्ज पर, तो यहाँ पर आपकी जो डेंसिटी यूज होनी है वो कौन सी है? लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो मैं पहले क्या मानूंगा यहाँ पर? टॉपिक के टर्म्स में क्या लिखूंगा? लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है उसका मुझे पता करना है। ठीक है, तो पहले मैं एज्यूम कर लेता हूँ कुछ। वो मैंने मान लिया क्या? लेट क्यू बी द चार्ज। ठीक है, लेट क्यू बी द चार्ज अलोंग लेंथ एल। ठीक है, लेंथ आपकी क्या मान ली जाए? एल। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा आपने यूज कर लेनी है यहाँ पर। तो वो कितनी होगी? लेमडा इज इक्वल टू चार्ज क्यू अपॉन टोटल लेंथ एल। ठीक है, अब गॉस क्या कहते हैं? गॉस कहते हैं कि इस पर्टिकुलर चार्ज को एनक्लोज कर दीजिए किसी पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस में। तो एक सिलिंड्रिकल वायर दिख रही है यहाँ पर, या एक लाइन चार्ज की वायर दिख रही है आपको यहाँ पर। ठीक है, और उसको एनक्लोज करना है, तो एनक्लोज करने के लिए कैसा सरफेस लूंगा? तो भाई क्रॉस सेक्शन को एनक्लोज करने के लिए मैंने सर्कल मान लिया, इधर के क्रॉस सेक्शन को कंसिडर करने के लिए एक सर्कल मान लिया, उसको कंप्लीटली एनक्लोज करने के लिए मैंने पाइप कंसिडर कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये गॉसियन सरफेस अपने आप में किस शेप का है? ये आपको साफ दिख रहा होगा, ये एक सिलेंड्रिकल शेप का है। ठीक है, तो एक सिलेंड्रिकल शेप में आपका एक गॉसियन सरफेस आ गया। चाहो तो इसको आप डॉटेड लाइंस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक, अब गॉसियन सरफेस के ऊपर सबसे पहला काम क्या होता है? नॉर्मल ड्रॉ करना।
ठीक है, तो इस गॉसियन सरफेस के कितने क्रॉस सेक्शन दिख रहे हैं? मुझे 3 दिख रहे हैं। कैसे? एक क्रॉस सेक्शन आपका ये हो गया ना, जो बाहर है, जो आपका जो लेटरल सरफेस जिसको आप कहते हो, कर्व सरफेस कहते हो। ठीक है, तो एक नॉर्मल इधर ड्रॉ कर दिया, एक नॉर्मल आपने इधर ड्रॉ कर दिया, और एक नॉर्मल आपने इधर ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब इन नॉर्मल्स को नाम दे दिया एन कैप, यहां हो गया एन कैप, यहां हो गया एन कैप, यहां हो गया। ठीक है, लाइन चार्ज लिया सबसे पहले, उसको एनक्लोज कर दिया गॉसियन सरफेस में, और तीसरा काम क्या करा? तीसरा काम क्या करा? आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक, स्टेप्स अगर याद रखेंगे तो गॉसियन सरफेस के, जो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जितनी भी एप्लीकेशंस हैं सारी डिराइव कर दोगे। ठीक है, पहले लाइन चार्ज, दूसरी गॉसियन सरफेस, तीसरी आपने नॉर्मल्स ड्रॉ कर दिए। अब पॉजिटिव का चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी सरफेस के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गई परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कहाँ जाएंगी? अप साइड जानी चाहिए या नीचे जानी चाहिए। ठीक है, इधर तो नहीं जाएंगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है मैंने एक लाइन से रिप्रेजेंट कर दी, जो कि होनी चाहिए थी ऊपर की तरफ। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब गॉस थ्योरम का अपना जो फॉर्मूला है फ्लक्स का, पहले तो वो लिखिए अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फ्लक्स फाई ई विल बी इक्वल टू व्हाट? टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब चार्ज क्यू की वैल्यू आपको कहां से मिलेगी? पहले इक्वेशन से, तो ये होगी सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट वी गेट, तो क्या क्या मिलता है? Q इज इक्वल टू लेमडा एल, तो देयरफॉर इक्वेशन सेकंड बिकम्स, तो इक्वेशन सेकंड क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी फाई ई इज इक्वल टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये आपके पास आ गई थर्ड इक्वेशन। समझ में आ गई चीज? यहां तक क्या था? फ्लक्स का एक फॉर्मूला गॉस थ्योरम से आपने निकाला और यहां पुट कर दिया। ठीक है, दूसरा फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? तो वो सिंपल है, फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो बट सरफेस भी आपको 3 दिख रहे होंगे, पहला, दूसरा ये, तीसरा ये, तो आप 3 सरफेसेस, पहला सरफेस, ठीक है, फिर दूसरा सरफेस, और फिर तीसरा सरफेस। ईडीएस यहाँ पर आ जाना चाहिए, ईडीएस यहाँ पर आ जाना चाहिए, ईडीएस cos थीटा, ईडीएस cos थीटा, ईडीएस cos थीटा। ठीक, अब पहला सरफेस आपके पास ये है, दूसरा सरफेस ये है, तीसरा सरफेस ये है, तो पहले सरफेस में ध्यान से देखिए, एन कैप जो एरिया वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल हो गया 90, तो cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0, तो अपने आप में इसका फ्लक्स होगा ही नहीं, तो ये कैंसल आउट हो जाना चाहिए। फिर आ गया दूसरा सरफेस, दैट इज कर्व्ड सरफेस। ठीक है, तो दूसरे सरफेस में एन कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, थीटा हो गया 0 डिग्री, थीटा अगर 0 है तो ऑटोमेटिकली cos 0 की वैल्यू 1, तो सेकंड सरफेस के लिए बचेगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस। ठीक, फिर तीसरे सरफेस की बात करो तो यहां पर भी cos थीटा जो होगा आपका वो 90 हो जाता, तो cos 90 की वैल्यू यहां पर भी 0, तो इसमें भी आप इसको कैंसिल आउट ही कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली बचेगा क्या? बचेगा जस्ट फाई ई इज इक्वल टू ये 0 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एडीएस प्लस 0। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई तो आ जाएगी बाहर, इंटीग्रेशन होगा किसका? डीएस का, तो इस कर्व्ड सरफेस का इंटीग्रेशन, तो सिलेंडर में जो आपका कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? 2 पाई आर एल, उसको आपने यहाँ पुट कर देना, तो फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू, ई आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ds, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds का जो फॉर्मूला है वो होता है 2 पाई आर एल, तो आपने अगले स्टेप में इसका फॉर्मूला का वैल्यू पुट कर देनी है, तो फाई ई विल बी इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर ये थर्ड थी, ये हो गई फोर्थ। ठीक है, तो सिंपल सी चीज क्या है? फ्लक्स के दो फॉर्मूलेज होते हैं, दोनों को इक्वेट करो, एक में ई की वैल्यू होती है उसको आप निकाल लो, सिंपल। पहला फ्लक्स का फॉर्मूला गॉस, दूसरा फ्लक्स का फॉर्मूला सिंपल जो आपने यूज करा हुआ है, दोनों फ्लक्स के फॉर्मूलेस को इक्वेट करिए, ई की वैल्यू को वहां से निकाल लीजिए, तो आपकी एप्लीकेशन भी किसकी है? गॉस थ्योरम की। काहे के लिए? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए।
तो भाई दोनों फ्लक्स के फॉर्मुलेस को इक्वेट करिए और एक ही वैल्यू को निकाल लीजिए। मैं वही करने जा रहा हूँ। फोर्थ इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को इक्वेट करूंगा तो वहां से एक ही वैल्यू को निकाल लूंगा। तो इक्वेटिंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ को इक्वेट करूंगा तो E इंटू 2πRL इज इक्वल टू, इधर था लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एल से एल कैंसिल हो गया तो बचा गया E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2π आर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ गया, लैम्डा अपॉन 2πr एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो ये किसके लिए आया है? यह है लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो क्लियर हो गया भाई। तो क्लियर क्या करना है इसमें? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो याद क्या रखना है? एक सिंपल सी चीज, क्या? दो फ्लक्स के फॉर्मुलेस, एक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एक फॉर्मूला दिमाग में ये रखना है फ्लक्स का, और दूसरा फॉर्मूला फ्लक्स का फाई ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो है वो निकल आएगी। ठीक है, जिस पर्टिकुलर सरफेस के लिए पता करने जा रहे हो उसका एरिया, ठीक, वो पर्टिकुलर एरिया के अक्रॉस जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है जिस तरह से भी है उसके अक्रॉस अपने क्यू की वैल्यू को वहां पे पुट करना है और निकाल लेना। ठीक है, पर ये एरिया किसका होगा? ये होगा गॉसियन सरफेस का एरिया जो चार्ज को इनक्लोज कर रहा है। ठीक है, जैसे लाइन चार्ज में वो पर्टिकुलर एरिया किसका था? सिलेंडर का। ठीक है, आगे जाके डिपेंड करता है आपकी शेप कैसी है, उसका गॉसियन सरफेस कैसा है। तो चीज दिमाग में क्या रखनी है? दो फ्लक्स के फॉर्मुलेस, दोनों को इक्वेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ठीक है भाई, आपका दूसरा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज शीट। ठीक है, एक इनफाइनाइटली चार्ज शीट आपने कंसिडर करी हुई है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई एक चार्ज शीट है, अगर वो कंडक्टिंग है, तो मान के चलो एक बार के लिए ना कि एक आपने मुट्ठी भर चार्ज लिया भाई, इमेजिन कर लो कि मुट्ठी भर चार्ज लिया और मैंने एक कंडक्टिंग शीट के ऊपर ड्रॉप करा, जैसे रेत को ड्रॉप करते हैं ना। अब रेत का तो ढेर वहीं पे बनता रहेगा ना। तो सपोज अगर मैं एक मुट्ठी भर चार्ज लेता हूँ और कंडक्टिंग प्लेट के ऊपर ड्रॉप करता हूँ, तो अब क्या चार्ज वहीं पर रहेगा? ना, कंडक्टिंग प्लेट है तो चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब सरफेस के ऊपर जाएगा। अब सरफेस के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो आपने क्या मानना है? आपने मानना है कि लेट क्यू बी द चार्ज। ठीक है, चार्ज क्यू आपने कंसीडर करा, कंप्लीट शीट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ऑटोमेटिकली चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। जितना भी पर्टिकुलर एरिया है उस शीट का, उसके ऊपर आपने मान लिया क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करा है, तो चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। अब इसका जाहिर सी बात है, अगर मैं एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मानता हूँ इस शीट के ऊपर और मैंने यहाँ पर ड्रॉप करा था चार्ज को, तो जाहिर सी बात है चार्ज यहाँ ना होके इधर भी आएगा, दूसरी साइड भी आएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि ये एक वो डीएस सरफेस है, ये एक डीएस सरफेस मैंने कंसीडर करा। अगर एक डीएस सरफेस है जो मैंने कंसीडर करा कि इसकी मुझे पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो इस पर्टिकुलर एरिया को कवर करने के लिए मुझे क्या ड्रॉ करना है? गॉसियन सरफेस भाई। तो आपने क्या करा? गॉसियन सरफेस इनक्लोज करने के लिए, सॉरी इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए आपने गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लिया। अब मान लो वो पार्ट जितना मैंने इधर कंसीडर करा है ये वाला, तो कंडक्टिंग सरफेस है ना, तो इतना ही पार्ट इधर भी तो आएगा। तो ये एरिया आपका इधर है तो इधर भी कंसीडर करा जाएगा, तो इतना ही पार्ट पीछे की तरफ इधर भी जाएगा भाई इसको कवर करने के लिए। तो गॉसियन सरफेस तो कंप्लीट एक रॉड की तरह इस शीट में से आर पार हो जानी चाहिए। ठीक है, तो मैंने मान लिया एक सिलेंड्रिकल रॉड इस डीएस सरफेस को एनक्लोज कर रही है, और इस डीएस सरफेस के अक्रॉस का जो चार्ज है वो चार्ज की वैल्यू मैं इजिली निकाल सकता हूं, क्योंकि एरिया मेरे पास है, चार्ज डेंसिटी मेरे पास है, तो जो भी चार्ज क्यू होगा तो उस क्यू डैश चार्ज को अगर मुझे निकालना है तो मैं इसलिए निकाल सकता हूं। कैसे? क्यू डैश इज इक्वल टू सिग्मा को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ? उस डीएस सरफेस के साथ। तो वो चार्ज जितना भी है यहाँ पर वो मैं निकाल सकता हूँ। तो क्यू डैश विल बी इक्वल टू व्हाट? सिग्मा इनटू डीएस।
अब ये सरफेस की वजह से एक साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी इधर, तो दूसरी तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी इधर, क्योंकि चार्ज तो दोनों तरफ है, चार्ज दोनों तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी दोनों तरफ जाएंगी, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर चलेगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। ठीक है, अब आपके पास जो गॉसियन सरफेस दिख रहा है, तो लाइन चार्ज में मैंने क्या बताया, पहला काम गॉसियन सरफेस बनाइए, दूसरा काम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करिए, तीसरा काम नॉर्मल्स ड्रॉ करिए। ठीक है, तो नॉर्मल इधर भी आएगा भाई, एन कैप, नॉर्मल इधर भी आएगा भाई, एन कैप, और नॉर्मल ऊपर भी जाएगा भाई दोनों पर, लिटिल सरफेस एरिया। ठीक है, दैट इज एन कैप। अब क्या कहता है गॉस, गॉस कहता है अकॉर्डिंग टू गॉस फ्लक्स फाई ई, तो इस गॉसियन सरफेस के क्रॉस का जो चार्ज कितना है वो है क्यू डैश, तो क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बट क्यू डैश की वैल्यू कितनी है, क्यू डैश की तो वैल्यू सिग्मा डीएस है, उसको वहां पुट करेंगे, तो फाई ई की वैल्यू कितनी हो गई, सिग्मा डीएस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 1। दूसरा सिंपल गॉस क्या, सिंपल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो भाई कितने सरफेसेस हैं, 3, पिछले केस की तरह, पहला, दूसरा लेटरल, तीसरा ये। ठीक है, तो फ्लक्स फाई ई विल बी इक्वल टू सरफेस नंबर 1, सरफेस नंबर 1 में साफ दिख रहा है नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, थीटा बन गया 0, तो cos 0 की वैल्यू वैल्यू होती है 1, तो क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस, प्लस दूसरा सरफेस कंप्लीट कर्व सरफेस, नॉर्मल ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड साइड्स में जा रही है, एंगल बनेगा 90, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो इस कर्व सरफेस के अक्रॉस कोई फ्लक्स नहीं, तो मैंने लिख दिया 0, प्लस फिर आ गया ये वाला सरफेस, इस सरफेस में साफ दिख रहा है एन कैप इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है, थीटा बन गया 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो फिर से आ जाएगा ईडीएस। अब ये कर्व सरफेस जो कि क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन कितना होगा भाई, जितना ये है, ये कितना है, ये डीएस है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या मिलेगा, अपने आप डीएस ही मिलेगा। सुनिएगा, ये कितना है, ये उतना ही होगा जितना कर्व सरफेस, सॉरी ये जितना क्रॉस सेक्शन इसको कवर करेगा, तो ये कितना है, ये डीएस मैंने माना हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये भी कितना हुआ, डीएस हुआ, तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कितना, डीएस, तो क्या मिलेगा, ईडीएस प्लस 0 प्लस ये भी अपने आप में क्या होगा ईडीएस, तो टोटल फ्लक्स का फॉर्मूला क्या मिल गया, 2EDS। तो इक्वेशन नंबर ये थी गॉस के अकॉर्डिंग, सॉरी ये थी गॉस के अकॉर्डिंग, और दूसरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग, और मैंने क्या बोला, दोनों फ्लक्स के फॉर्मूलेस को क्या कर दो, इक्वेट, तो इक्वेट कर देंगे तो क्या मिलेगा, 2EDS इज इक्वल टू सिग्मा डीएस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो डीएस से डीएस हो गया कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या मिलता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कोई भी प्लेन चार्ज शीट होगी तो उसके सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलरली जा रही होंगी तो उसका फॉर्मूला कितना होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसी तरह से अगर दो चार्ज शीट ले लें, दो सिमिलर टाइप की चार्ज शीट्स ले लेते हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक, ये हो गया आपके पास, सपोज करो प्लस का सिग्मा, इसका हो गया माइनस का सिग्मा, एक हो गई प्लस का सिग्मा, एक हो गई माइनस का सिग्मा, तो प्लस के सिग्मा की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो ध्यान से सुनिएगा भाई, प्लस वाले की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गई, अवे जाएगी, इधर भी गई, ठीक, फिर इधर अवे गई, ठीक है, माइनस वाले की नीचे ड्रॉ करते हैं, माइनस वाले की टूवर्ड्स आई, यहां से टूवर्ड्स आई और यहां से टूवर्ड्स आई, तो मुझे साफ दिख रहा है मेरे पास 3 जगह है जहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकता हूं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, तो भाई पहला काम तो ये है कि जो ये चार्ज शीट है इसके ऊपर कंप्लीटली प्लस का चार्ज है, तो इस प्लस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने अभी ऊपर एरोस के थ्रू मेंशन करी है वो कौन कौन सी है, प्लस की वजह से E1 E1 E1, ठीक है, इस माइनस की वजह से जो मैंने एरोस ड्रॉ करी है वो नीचे है, तो उसको नाम दे देता हूं E2 E2 और E2। ठीक, अब इसको 1 2 3 नाम ना देके इसको ABC नाम देते हैं, ABC, तो A पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको मैंने नाम दे दिया EA।
ठीक है। अब ई ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो ध्यान से देखिए ई ए की जो वैल्यू ए पर है, तो E1 इधर E2 इधर। अब मेरे हाथ में है कि मैं डायरेक्शंस को किस तरह से नाम दे दूं कि एक को पॉजिटिव मान लूं और दूसरे को नेगेटिव मान लूं। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, लेफ्ट, दैट इज एल, और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है, दैट इज आर। तो लेफ्ट से राइट जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड्स को प्लस मान लो और राइट से लेफ्ट जाने वाली फील्ड्स को नेगेटिव मान लो और उनके साइन के साथ उनको ऐड कर दो, ऑटोमेटिकली वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जानी चाहिए। अब ए पॉइंट पर E1 जा रही है राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट वाली को मान लिया नेगेटिव, राइट टू लेफ्ट वाली को मान लिया नेगेटिव, और लेफ्ट टू राइट वाली को मान लिया पॉजिटिव। ठीक है, तो E1 किधर जा रही है, राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट इज नेगेटिव, तो E A के लिए E1 हो गई नेगेटिव, E2 जा रही है पॉजिटिव, मतलब राइट, तो दैट इज E2 हो गई प्लस की। अब प्लेन शीट है, तो प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आपने साइन नहीं पुट करना है सिग्मा का, आपने डायरेक्शंस के साइन को पुट करना है, वो मैं पुट कर चुका हूं। तो E1 विल बी इक्वल टू माइनस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। साफ दिख रहा है दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो E A की वैल्यू कितनी आई, 0। सिमिलरली पॉइंट सी पर भी दोनों कैसी हैं, इक्वल एंड अपोजिट होंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, बट दैट इज इक्वल टू ई सी। बट जो ई बी है, ई बी वाली ध्यान से देखिए, दोनों के दोनों डायरेक्शन क्या है, सेम। सेम डायरेक्शन में अगर जा रही हैं तो दोनों को आप एज इट इज ऐड करेंगे, दैट इज E1 प्लस E2, और प्लस के साइन के साथ ही ऐड कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोनों की दोनों राइट हैंड साइड जा रही है और लेफ्ट टू राइट आपने क्या माना हुआ है, पॉजिटिव माना हुआ है, तो E1 प्लस E2, तो E1 की वैल्यू भी हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 की वैल्यू भी हो गई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों को ऐड करा तो क्या होगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो ई बी की वैल्यू कितनी आ जाती है, ई बी की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दो चार्ज शीट की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो उसका तरीका कुछ ऐसा है। मैंने दो चार्ज शीट ली, वो कैसी थी, अपोजिट चार्ज शीट्स। हो सकता है दोनों माइनस की हो सकता है दोनों प्लस की हो, तो थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के वहां पर प्लस प्लस अगर होगा तो डायरेक्शंस को अपने आप ड्रॉ करना, ऑटोमेटिकली चेक करना, डायरेक्शंस अगर सेम है ऐड कर देना, अपोजिट है तो माइनस कर देना। हो सकता है सिग्मा सिग्मा सेम ना हो, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 तो हो सकता है फिर सिग्मा 1 बड़ा हो सिग्मा 2 छोटा हो, तो उससे बड़े में से छोटे को माइनस करना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट है तो जीरो ना आगे कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो अपोजिट चार्ज शीट सेम चार्ज शीट्स के लिए अगर आएगा तो कुछ ऐसा आएगा, आप इजिली कर सकते हो। ठीक है, तो भाई अब आता है आपका तीसरा टॉपिक। ठीक है, तीसरी एप्लीकेशन, बेसिकली तीसरी एप्लीकेशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन कंडक्टिंग शेल। कंडक्टिंग शेल बेसिकली कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, तो मैं यहाँ पर कंसीडर कर लेता हूँ स्फेरिकल शेल। ठीक है, और चार्ज हमेशा सरफेस के ऊपर ही रिसाइड करता है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो प्लस का क्यू चार्ज कंप्लीटली शेल के सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ठीक है, तो कंडक्टिंग है इसलिए सरफेस पे रहेगा, तो मैंने अपनी तरफ से क्या मान लिया, इसके पास कितना चार्ज है, लेट प्लस क्यू बी द चार्ज, क्यू बी द चार्ज, प्लस क्यू को चार्ज मान लिया, और आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ शेल, रेडियस ऑफ शेल। तो इसका मतलब जो चार्ज है वो सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसका मतलब आपकी कौन सी चार्ज डेंसिटी होगी, सिग्मा चार्ज डेंसिटी। तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ शेल, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ शेल कितना होगा, 4 पाई आर का स्क्वायर। तो अगर मैं इसका रेडियस कितना मान लेता हूँ, इसका रेडियस मैं मान लेता हूँ स्मॉल आर। क्लियर है, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ शेल आपने मान लिया स्मॉल आर। ठीक है, तो चार्ज डेंसिटी कितनी हो गई, सिग्मा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। भाई किसी भी बॉडी की वजह से अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो बार बार बोल रहा हूं, दो काम करने हैं, फ्लक्स के दोनों फॉर्मूलेस को इक्वेट कर देना। ठीक है, तो यहां पर पहला गॉस का फॉर्मूला आता है, गॉस के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फ्लक्स का फॉर्मूला होना चाहिए Q बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जो Q की वैल्यू है वो कितनी है, इक्वेशन नंबर 1 से साफ दिख रही है,
इक्वेशन नंबर 1 से क्यू की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है। क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा इसके साथ 4 पाई r² के साथ, तो सिग्मा इंटू 4 पाई r का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये बन जाती है इक्वेशन नंबर 2। दूसरी चीज, दूसरी आपने फ्लक्स अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब डिपेंड करता है यार कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ का, आप खुद सोचिए, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप कहाँ कहाँ पता कर सकते हो। तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके बाहर भी पता हो सकता था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली अगर आपको निकालनी है तो आपको ये पता करना चाहिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहाँ कहाँ हो सकता है। तो ऑटोमेटिकली आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस कहाँ कहाँ ड्रॉ करना है, जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। तो कहाँ कहाँ पता करनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एक शेल की वजह से, बाहर, सरफेस पे और अंदर। तो एक सरफेस तो मैंने ड्रॉ कर दिया बाहर, जिसको मैंने नाम दे दिया S1। इस S1 ने एनक्लोज करा हुआ है कितना चार्ज, सारा का सारा चार्ज Q। अब सारा का सारा चार्ज Q अगर एनक्लोज करा हुआ है तो फ्लक्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू गॉस दैट इज 5E1 आउटसाइड द शेल। यहां पे क्या लिखूंगा मैं, आउटसाइड द शेल, ठीक है। आउटसाइड द शेल जो आपके पास फ्लक्स होगा वो तो कंप्लीट शेल की वजह से होगा। तो कंप्लीट शेल का जो चार्ज है वो कितना है, Q। तो गॉस के अकॉर्डिंग 5E विल बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो वो Q की वैल्यू कितनी लगा दी जाएगी, सिग्मा इंटू 4 पाई r²। तो वो Q की वैल्यू को यहाँ पुट करा तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स का फॉर्मूला क्या मिल गया आपको, सिग्मा इंटू 4 पाई r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। दूसरा फ्लक्स के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होगा तो उसके अकॉर्डिंग गॉसियन सरफेस r दूरी पर है, ठीक। तो r दूरी पर है तो ऑटोमेटिकली फ्लक्स का फॉर्मूला 5E इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा। तो यहां पर आपने ध्यान से देखना है, ds सरफेस आपने ड्रॉ करा ये, तो परपेंडिकुलरली वो भी बाहर आएगा, उसका कैप भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, दोनों का एंगल 0, cos 0 की वैल्यू 1, तो cos 0 की वैल्यू 1 हो गई तो E की वैल्यू आ गई बाहर, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब अगर मैं कंप्लीट इस गॉसियन सरफेस को ऐड, इसका एरिया अगर मैं चाहूं तो ये अपने आप में क्या, ये स्फीयर है, तो स्फीयर का फॉर्मूला क्या होगा, तो वो होना चाहिए A इंटू 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर, ठीक। तो 5E विल बी इक्वल टू E इंटू 4 पाई R का स्क्वायर। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, ठीक। इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये है, इक्वेशन नंबर 3 आपके पास ये हो गई, ठीक है। अब क्या पता करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, तो दोनों को ऐड कर दो, तो इक्वेटिंग सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड को ऐड कर इक्वेट करने पर क्या मिलता है, सिग्मा इंटू 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई कैपिटल R का स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आती है, E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू स्मॉल r का स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R का स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आउटसाइड द शेल, ठीक। आउटसाइड द शेल आपको जो फॉर्मूला मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ड्यू टू इलेक्ट्रिक शेल दैट इज चार्ज कंडक्टिंग शेल, आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिलता है बाहर किसी कैपिटल R दूरी पर, तो वो कितना है, वो समथिंग ये है। तो इसको इक्वेशन नंबर आपने नाम दे दिया 4th। इक्वेशन नंबर 4th आपको प्रोवाइड क्या करवा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द शेल। बट अगर मैं उसी सेम टाइम पर सिग्मा की वैल्यू जो है, क्या है सिग्मा की वैल्यू, Q बाय 4 पाई r² पुट करता हूं, तो ध्यान से देखिए क्या मिलता है, फ्रॉम या यूजिंग फर्स्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा की जगह Q बाय 4 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू यूज करी, स्मॉल r² अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R²। तो R² से R² तो गया, क्या बचता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R का स्क्वायर। तो ध्यान से एक चीज आपने नोटिस कर ली होगी कि ये तो एक सिंपल पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। बिल्कुल, क्वेश्चन आता है भाई, प्रूव दैट अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन कंडक्टिंग शेल बिहेव्स एज अ पॉइंट चार्ज। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला है, तो आपने डिराइव भी कर दिया, ठीक है। तो अगर आपको शेल का
इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है वो इसके बाहर, तो आप सिंपल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब अगर उसके ऊपर ही आपको पता करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, शेल के जब सरफेस के ऊपर ही, तो यूजिंग फोर्थ है ना, ऑन द सरफेस है ना, ऑन द सरफेस। तो भाई ऑन द सरफेस के लिए गॉसियन सरफेस सरफेस के ऊपर ही बनाना होगा। तो गॉसियन सरफेस जो आपका कैपिटल आर का था रेडियस, वो उसका रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, शेल के रेडियस के बराबर, दैट इज स्मॉल आर के बराबर। तो कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर हो गई। तो इक्वेशन नंबर फोर्थ में आपने क्या करा, यूजिंग फोर्थ। तो यूजिंग फोर्थ में कैपिटल आर को स्मॉल आर के बराबर पुट करके देखो, तो आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो भाई सरफेस के ऊपर, शेल के सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब शेल के अंदर की बात करते हैं। ये हो गया शेल के अंदर आपने एक क्या ड्रॉ कर दिया, गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब इनसाइड द शेल, ये आउटसाइड हो गया, ये ऑन द सरफेस हो गया, अब इनसाइड द शेल। इनसाइड द शेल के लिए एक चीज आपने ध्यान में रखनी है, वो ये कि कंडक्टिंग सरफेस है, कंडक्टिंग सरफेस के ऊपर चार्ज लाई करता है, अंदर चार्ज लाई नहीं करेगा। जब चार्ज अंदर लाई नहीं करेगा तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज ही एनक्लोज नहीं होगा, और जब चार्ज ही एनक्लोज नहीं होगा तो अकॉर्डिंग टू गॉस फ्लक्स ही जीरो हो जाएगा। और जब फ्लक्स ही जीरो हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी वहां पर जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने क्या करा है अभी तक, आपने करा है गॉस के एक फॉर्मूले को और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्मूले को इक्वेट करा। इक्वेट करने के बाद आप ई निकालते हो। बट जब आपके शेल के अंदर जो आपका गॉसियन सरफेस है उसके अंदर चार्ज ही नहीं है, तो क्यू की वैल्यू जीरो है, तो ऑटोमेटिकली गॉस के अकॉर्डिंग फ्लक्स भी जीरो जीरो होगा। जब फ्लक्स जीरो होगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। ठीक है, तो फाई ई की वैल्यू जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होनी चाहिए वहां पर। ठीक है, तो शेल के आउटसाइड, शेल के ऊपर, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के तीनों कंसेप्ट आपको बता दिए हैं। ठीक है, लास्ट वाली जो चीज रह गई वो ये कि ग्राफ प्लॉट करना होता है आप लोगों को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करती है शेल की वजह से, उसके सेंटर से लेके किसी बाहर वाले पॉइंट तक। तो सेंटर ये हो गया उसका, जो कि आर गॉसियन सरफेस का कैपिटल आर जो वेरी कर रहा है। ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। तो आप खुद सोचिए, कैपिटल आर की वैल्यू अगर जीरो होगी तो ऑटोमेटिकली अंदर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। तो कब तक जीरो होगी, जब तक कैपिटल आर की वैल्यू स्मॉल आर के बराबर नहीं होगी। तो जब तक स्मॉल आर के बराबर होगी तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, जीरो। तो आप चाहो तो इसी को डार्क कर दीजिए। उसके बाद उसके बाद आप क्या नोटिस करोगे, जैसे ही स्मॉल आर के बराबर होगी तो आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपने इसको मेंशन करते हैं समथिंग, ये है, ये वैल्यू, ये वैल्यू है किसकी, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की, कहाँ, सरफेस के ऊपर। तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जब मैं कैपिटल आर को और बढ़ाता हूं तो ध्यान से देखिए, इस फॉर्मूले में सिग्मा कांस्टेंट, स्मॉल आर कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट। स्मॉल आर शेल का रेडियस है जो कांस्टेंट रहेगा, चेंज होता है गॉसियन सरफेस का आर जो कि ये है, जो कि डिनोमिनेटर में। अगर मैं इसको और आगे की तरफ बढ़ाऊंगा तो कैपिटल आर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कम होगी। तो यहाँ पर जो रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो आर के साथ कैसा है, इनवर्स है। तो E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², तो ऑटोमेटिकली ये समथिंग ऐसे जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है किसका, कंडक्टिंग शेल का। तो ग्राफ इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वेरिएशन इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड की आर के साथ, पॉइंट चार्ज की तरह शेल कैसे बिहेव करता है वो इंपॉर्टेंट है, ये सब हो गया। ठीक है, तो ये आज का भाई फाइनल टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर। तो इंसुलेटिंग स्फीयर का मतलब यहाँ पर स्फीयर के अंदर चार्ज को भरा हुआ है। ठीक है, चार्ज कंप्लीटली इसके अंदर पैक्ड है और इंसुलेटिंग है, इसलिए चार्ज अंदर रुक सकता है। ये अगर कंडक्टिंग होता जैसे पिछले टॉपिक था शेल वाला, तो चार्ज आपका सरफेस के ऊपर रिसाइड करता। ठीक है, अब ये आपके पास एक स्फेरिकल इंसुलेटिंग स्फीयर है। ठीक है, और इसके अंदर आपने चार्ज भरा हुआ है, तो जिसका अपना रेडियस है समथिंग, उस रेडियस को आपने कितना मान लिया, कैपिटल आर। कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। लेट
कैपिटल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, आपका आर रेडियस है स्फीयर का, और क्यू बोले तो क्या है, चार्ज ऑफ स्फीयर। चार्ज को उसके अंदर भरा हुआ है, तो इसका मतलब कंप्लीट वॉल्यूम को वो कवर अप कर रहा है। तो इसका मतलब कौन सी चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन लगनी है यहाँ पर, बिल्कुल सही पकड़े हो, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज रो इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब। इक्वेशन नंबर हो गई है 1। ठीक है, इसमें वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगेगी। अब इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पता करनी है, बाहर पता करनी है। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस कहाँ होना चाहिए, बाहर होना चाहिए एक। दूसरी चीज ऊपर पता करनी है, तो वो अपने आप में गॉसियन सरफेस आपने ड्रॉ कर लेना है। फिर तीसरा अंदर होना चाहिए, भाई अंदर के लिए आपने ये गॉसियन सरफेस बना दिया। ठीक है, इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ, ये गॉसियन सरफेस को होना डॉटेड चाहिए था, डार्क कर दिया मैंने। चलो बीच में ये मार्क कर देता हूँ, ये डॉटेड रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसका भी रेडियस, वो आर जो रेडियस है वो धीरे धीरे क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। सबसे पहले बाहर का पता करेंगे, तो आउटसाइड द शेल। ठीक है, आउटसाइड द शेल सबसे पहले पता करने जा रहा हूं मैं। तो आउटसाइड द शेल के लिए आपका रेडियस कितना मान लिया जाए, तो रेडियस आपका कितना मान लिया अपने लोगों ने, स्मॉल आर। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू गॉस, अकॉर्डिंग टू गॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय अ स्फीयर। तो बाहर कहीं पता करा, तो सपोज आपने ये पता करा यहाँ पर, तो ये डीएस सरफेस आपका, इसका नॉर्मल बाहर, दैट इज डीएस वेक्टर ले लो या डीएस कैप ले लो। इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, दैट इज ई वेक्टर हो गई। तो ऑटोमेटिकली चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहने दिया, क्योंकि क्यू की वैल्यू आपने यहाँ से पुट करनी है, तो वो कितनी निकल के आएगी, तो क्यू इज इक्वल टू होगा यहाँ पर 3, सॉरी होगा 4/3 रो पाई आर क्यूब। इसको आप एज इट इज यहाँ पुट कर दोगे, तो फाई ई की वैल्यू आ जाएगी 4/3 रो 4/3, ये पाई नहीं पुट करना, 4 नहीं पुट करना है दोबारा, 4/3 रो पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फाई की वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू गॉस। अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका फॉर्मूला क्या होगा, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। थीटा साफ दिख रहा है, 0 डिग्री होगा तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ई आ जाएगा बाहर। इंटीग्रेशन किसका, डीएस का। तो ये कंप्लीट जो आपका गॉसियन सरफेस है, ये इनक्लोज कर रहा है स्फीयर को, तो स्फीयर को इनक्लोज करने के लिए भी एक स्फीयर ही चाहिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस क्या होगा, तो उसका कंप्लीट टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। स्मॉल आर क्यों, क्योंकि आर किसका, गॉसियन सरफेस का रेडियस। ठीक है, तो वही पुट करा 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गई फाई ई की वैल्यू। तो एक इक्वेशन आपके पास ये हो गई फ्लक्स की, दूसरी इक्वेशन आपके पास ये हो गई फ्लक्स की, दोनों को इक्वेट कर दिया जाएगा। तो इक्वेटिंग 2 and 3, ठीक है, तो क्या मिलेगा, 4/3 रो पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इनटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो रो आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया आपके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ए विल बी इक्वल टू रो आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कहाँ आया, ये आया स्फीयर के बाहर किसी आर रेडियस की दूरी पर। ठीक है, अब यही काम फिर से करिए कि ये रो की वैल्यू को वहां पुट करके देखिए एक बार। तो अगर मैं रो की वैल्यू को पुट करता हूं, तो रो की वैल्यू क्या है, Q अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब, ये रो की वैल्यू पुट कर दी मैंने, इंटू आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। तो आर क्यूब से आर क्यूब गया,
3 से 3 गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर का स्क्वायर। इसका मतलब एक इंसुलेटिंग स्फीयर भी एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर सकता है अगर आपको उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है। ठीक है, तो ये आपका आउटसाइड द शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। यहाँ पर ये यूज करिए, यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज की तरह भी आप उसको बिहेव करवा सकते हो। अगर आप बात करते हो ऑन द शेल, ठीक है, ये कोई अगर आप पॉइंट मान लेते हो, तो ऑन द शेल के लिए ध्यान से देखिए, ऑन द शेल, ऑन द शेल क्या करना है, स्मॉल आर को कैपिटल आर के बराबर रख दीजिए। तो स्मॉल आर अगर कैपिटल आर के बराबर रख देंगे तो इक्वेशन नंबर ये आपके पास है 4। तो यूजिंग 4, तो 4 अगर आपने यूज करा तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो, कैपिटल आर की जगह आपने स्मॉल आर रख दिया, यहाँ स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर, एक ही बात है। तो रो आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, सॉरी कैपिटल आर रखिए यहाँ पर, और नीचे आप कैपिटल आर रख दिए, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द शेल। ठीक है, तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। कहाँ, सरफेस ऑफ इंसुलेटिंग स्फीयर। अगर हम बात करता हूं इनसाइड, तो इनसाइड आपने समथिंग यहां पता करना है, ये आपके पास वो डीएस सरफेस हो गया, तो रेडियस आर आपका अभी ये हो जाएगा गॉसियन सरफेस के लिए। अब इस आर रेडियस में जितना चार्ज होगा उसी की वजह से वहां पर फ्लक्स होगा। सुनिए, इस गॉसियन सरफेस पर अगर आपने पता करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने से पहले उसके फ्लक्स पता करना जरूरी है। क्यों, क्योंकि गॉस के अकॉर्डिंग जितना चार्ज है उसी की वजह से फ्लक्स होगा। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, तो भाई चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट, चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट, तो मान लिया वो क्यू डैश है, तो वो क्यू डैश चार्ज कितना होगा, तो भाई डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितनी वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम कितनी, स्मॉल आर के अकॉर्डिंग 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये क्यू डैश चार्ज की वजह से यहां पर एक फ्लक्स होगा। तो अकॉर्डिंग टू गॉस phi e is equal to q dash upon epsilon naught, q dash की वैल्यू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका गॉस के अकॉर्डिंग फ्लक्स आ चुका है। ठीक, अब निकालना है सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग। तो सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अकॉर्डिंग फाई ई इज इक्वल टू वही इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, अब उसमें डीएस भी बाहर जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर जाती है, ठीक है, थीटा हो गया 0, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, तो फ्लक्स फाई ई विल बी इक्वल टू ई आपके पास बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डीएस। अब इसका डीएस क्या होगा, 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, तो फाई ई इज इक्वल टू ए इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक, अब एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये दोनों को इक्वेट कर दो, तो इक्वेट कर देंगे तो इक्वेशन नंबर ये फोर्थ के बाद ये हो गई फिफ्थ, ये हो गई सिक्स्थ। तो इक्वेटिंग फिफ्थ एंड सिक्स्थ, तो E इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, भाई थोड़ा सा फोकस करिएगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड काफी भर चुका है। तो अब यहां से काटापिटी करिए, स्मॉल आर का स्क्वायर क्यूब से कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो गया। तो यहां से जो आपको मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वो कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, ये तो कंप्लीटली कैंसिल हो गया ना, तो बच क्या रहा है, रो इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, रो इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास आ चुका है। क्लियर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है आपके पास, E इज इक्वल टू रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा।
ठीक है, चाहो तो आप यही कर सकते थे, कैपिटल आर को रिप्लेस कर देते किसके साथ, स्मॉल आर के साथ, बट ये बताना जरूरी था कि अगर अंदर जाते हैं तो चार्ज डेंसिटी की वजह से चार्ज के ऊपर फर्क पड़ जाता है, क्योंकि आपने गॉसियन सरफेस को चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास लास्ट एप्लीकेशन थी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर। ये टॉपिक रेयरली आता है, बट कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, एकेडमिक्स में बिल्कुल नहीं आता है। पिछला जो टॉपिक था शेल वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो आता है बोर्ड्स में। पैरेलल शीट्स वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, वो आता है बोर्ड्स में। सिंगल शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, वो आता है बोर्ड्स में। ठीक है, बट ये वाला टॉपिक जो है वो कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू आता है, इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया है। ठीक है, बट एकेडमिक में इसको बहुत रेयरली पूछा जाता है। ठीक है, तो होपफुली मैं मानता हूँ कि इस एक वीडियो में आपको बहुत से टॉपिक्स के बारे में क्लियरिटी हो गई होगी। गॉस कंप्लीटली खत्म हो चुका है। अगला टॉपिक और भी इससे इंपॉर्टेंट है, वो है कैपेसिटेंस। वो अगली वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा।